Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma, and in this video we are going to study about financial management, that is previous year question paper from your June 2019 question paper. So हमने आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर लिया है कवर, उसके जून 2019 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. आप आई बटन में जाके देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा उसका. एंड आपका कम्युनिकेशन हो चुका है पेपर 1 में से. तो थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो लाने में बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन, आपका बहुत सारा मैटर कलेक्ट करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू कंपाइल इट, तो काफी टाइम लगता है उसमें. सो बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई विल बी अपलोडिंग दीज वीडियोस. फाइन. सो इन दिस वीडियो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जून 2019 उसके बारे में बात करेंगे. तो देखो, एक चीज मेरे को आपको बतानी थी कि कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है इस कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 में से जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट से आपके अगर इस बार 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगली बार भी 12 ही पूछे जाएंगे. वो टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो कितने क्वेश्चंस आपको बेसिकली किस यूनिट में से दे रहा है. किसी यूनिट का वेटेज कई बार ज्यादा होता है, लाइक आपने टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का देखा था. जब स्टार्टिंग में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम आया था तो कम से कम 15 क्वेश्चन आए थे दोनों में से, लेकिन वेटेज क्या था? वेटेज ये था कि 5-5 क्वेश्चन देने हैं हर यूनिट में से, राइट. लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है. तो इसीलिए आप ये मत सोच के बैठ जाना कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इस बार 16 क्वेश्चन आए हैं या 15 क्वेश्चन आए हैं तो अगली बार भी उतने ही पूछे जाएंगे. आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन ये आपका मैच द फॉलोइंग है. ऐसे क्वेश्चंस में आप एक ऑप्शन ऐसा रखिए जिससे आपको पता चले कि भाई हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. लाइक मेरे को सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, ये मैंने पढ़ा है, बोमल्स हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस दे रखा है मॉडल, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म. मतलब इन हाइपोथेसिस जो बिजनेस मॉडल्स हैं इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म क्या होना चाहिए, तो वो आपको मैच करना है. तो मेरे को सेल्स मैक्सिमाइजेशन का पता है कि हाँ बोमल हाइपोथेसिस में सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात की थी, तो मैंने एक ऑप्शन अपना मैच कर दिया. ऐसा नहीं होता है 100% एक्यूरेट आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन फिर भी आप एक दो ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है. तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. आपका जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट है वो आपका मैरिज हाइपोथेसिस में बोला गया है. मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन इन विलियमसन हाइपोथेसिस, सेटिस्फाइंग बिहेवियर, साइट मार्च एंड योर सेल्स मैक्सिमाइजेशन बोमल्स हाइपोथेसिस. नाउ दिस इज अ ब्रीफ मतलब ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन है इन सभी हाइपोथेसिस का, मॉडल का. तो आपका ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है उनमें मैरिज ग्रोथ क्या कहती है? मैरिज ग्रोथ आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो इसमें कि एक शेयर होल्डर होता है, एक आपका मैनेजर होता है. शेयर होल्डर का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट शेयर को गेन करना. लेकिन वो तभी अचीव हो सकता है जब आपका फर्म का गोल अचीव हो. फर्म का गोल क्या है कि आपको अपना जो है बैलेंस्ड ग्रोथ रख के चलनी है. ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने जो है अपने वर्कर स्टाफ को पीछे छोड़ जाओ या उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ना करो, तो उनको बैलेंस्ड ग्रोथ रखनी पड़ती है. तो इसीलिए जो एक मैनेजर होता है, मैनेजर का क्या रोल होता है? मैनेजर का है एम कि बेटर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, वो इसके बारे में सोचता है. तो इसीलिए दोनों का कोल्यूजन होता है. तो इसीलिए मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइज मॉडल में यही कहा गया है कि फर्म्स की ग्रोथ रेट से पता चलता है ये कितना ग्रोथ हो रहा है. सेकेंड है आपका विलियमसन मैनेजरियल डिस्क्रिमिनेटरी थियरी. तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आपका जो शेयर होल्डर होता है और जो फार्म होता है, दो सेपरेट ग्रुप्स होते हैं उनके. जो ओनर होता है, ओनर कौन होता है? हम. जो शेयर होल्डर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वो क्या है, उनको हाई डिविडेंड चाहिए होता है कि जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको एटलीस्ट, अगर वो ऐसी कंपनी में, मान लीजिए मैं टीसीएस में इन्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जहाँ पे मुझे 7% मिल रहा है और टीसीएस में जहाँ पे मुझे डबल 14% मिल रहा है, अगर मैं वहां इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट इतना तो है ना कि मुझे कम से कम 14% नहीं तो 10% से ज्यादा तो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, डिविडेंड मिलना ही चाहिए. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलना चाहिए. ये सोच के चलते हैं. ऐसे ही हर शेयर होल्डर का यही मोटिव होता है, ठीक है. लेकिन मैनेजर का डिफरेंट मोटिव होता है अदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उनको रहता है कि आपको एक सेटिस्फैक्टरी डिविडेंड पे कर पाए शेयर होल्डर को और स्टिल बैलेंस्ड ग्रोथ रख पाए. तो इसीलिए एक इक्वेशन दी थी उन्होंने, दैट इज यू इज द फंक्शन ऑफ एस एम एंड आई डी, जहाँ पे आपका एस जो है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ, एडिशनल एक्सपेंडिचर, मैनेजरियल इमोल्यूमेंट्स, और आपका डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ये इट इज कमिंग इन आईडी. तो ये आपका बेसिकली एक फंक्शन है. तो इसमें यही बात कही. सेकेंड है आपका बोमल हाइपोथेसिस. तो बोमल हाइपोथेसिस जो है आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल में कहा गया है. इन्होंने ये बोला है कि जब आपकी सेल्स बढ़ती है, जब आपका टर्नओवर बढ़ता है, तो टर्नओवर बढ़ने का क्या मतलब है? टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है. टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा.
और यही आपका जब सेल्स जो है, जब आपका फर्म जो है मैक्सिमाइज होती है, मतलब इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल होना चाहिए रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन जो चीज है दिस इज दिस लाइन। ओके, तो ये आपका बेसिकली ये मतलब था। तो ये आपका सारे मॉडल्स जो हैं यही, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इन केस अगर कोई लाइन ऐसी दे दी जाए या असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाए तो आपको कोई सोचने की जरूरत ना पड़े कि भाई अच्छा ये इसमें मॉडल में क्या रखा था। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। Moving towards your second question, consider the following situation: the decision outcome on evaluation of investment opportunity vary under NPV and IRR method। तो इसमें आपको ये बताना है कि इन सिचुएशन में से कौन सा जो है आपका जो मेथड है एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर जो मेथड है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के इवैल्यूएशन जो आउटकम है इवैल्यूएशन की बेस पे होते हैं। ठीक है, डिसीजन जो लोगे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बेस पे लोगे कि या तो एनपीवी से आप करें या फिर आईआर। फर्क तो देखो दोनों में ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी देयर वर आपके जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि एनपीवी ज्यादा बेटर मेथड है आईआर, तो उसमें आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी, टाइम, कॉस्ट एंड लाइफ डिस्पैरिटी। वॉल्यूम डिस्पैरिटी तो आ ही नहीं सकती, वॉल्यूम कहाँ से आएगी। लाइफ डिस्पैरिटी का क्या मतलब है, आप जितना आपका लॉन्ग रन के लिए है शॉर्ट रन के लिए उसके बारे में बात कर रहे हो। कॉस्ट डिस्पैरिटी कितनी कॉस्ट है आपकी, और टाइम डिस्पैरिटी जो आप नंबर ऑफ टाइम के लिए अपना जो है आपने इन्वेस्टमेंट रखी है। ठीक है, जैसे आपके कुछ फंड्स होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट आप जो है 1 महीना 2 महीना होती है, किसकी 1 साल होती है जिससे रिटर्न आता है, तो इसीलिए वो टाइम डिस्पैरिटी में आ जाता है। लाइफ डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि लॉन्ग रन के लिए या शॉर्ट रन के लिए, वो आपका टाइम से ही रिलेट करता है। तो इसीलिए इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वॉल्यूम डिस्पैरिटी क्या होगी, वॉल्यूम का कुछ मतलब ही नहीं होगा इसके लिए, तो ये सीधा सीधी बात थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ये असर्शन कह रहा है और उसकी रीजनिंग दी हुई है, अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लेवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ एक चीज आप ध्यान रखो कि आपके सिलेबस में जो है लेवरेज का मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस फिर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, मिक्स्ड लेवरेज है, तो वो आपके क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उनमें सिलेबस में नहीं दे रखा है तो आपको पढ़ना नहीं है, आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूले में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द एग्जामिनर कि भैया सिलेबस में नहीं है तो हाउ कैन यू आस्क। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं बहुत अलग अलग, तो इसीलिए आपको अपने बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, तो नेट इनकम की बात हो रही है, तीन आपकी होती है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम अप्रोच। दिस इज बोलते हैं एमएम हाइपोथेसिस या एमएम अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं इसको। तो ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि जो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट होता है नेट इनकम अप्रोच में, और जो फर्म है अपनी टोटल वैल्यू को चेंज कर सकता है, टोटल ओवरऑल कॉस्ट को भी चेंज कर सकता है अपने लेवरेज को बढ़ा के। लेवरेज का क्या मतलब है, डेट और इक्विटी का रेशियो, डेट का कम करना है, इक्विटी का कम करना है या ज्यादा बढ़ाना है, तो वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को लीवर्ड करके, लेवरेज करके उसका बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए दोनों करेक्ट हैं, असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं, और रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका असर्शन का। नेट इनकम अप्रोच आपकी किसने दी थी, ड्यूरैंड ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फर्म्स बाय डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ WACC। ये भी आपको एक बार कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है एग्जाम में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि कितनी आपने, मान लीजिए इक्विटी है, डेट है, टोटल कितना है, टोटल मान लीजिए आपका दोनों का आ रहा है 2, तो 1 डिवाइडेड बाय में 2 कितना उसका वो आ रहा है वेटेड, तो 0.5, तो मतलब 0.5 जो है 2 में से 0.5 जो है वो आपका वेट है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। This can be done by having higher proportion of debt which is a cheaper source of finance compared to equity finance, right? तो इसीलिए आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट होता है, जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेट्स जो है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेट्स जो है दोनों से बेस होते हैं। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कुछ अजम्पशंस होंगी, तो वो भी जब आपके दूसरे प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर हम करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगी। तो इसमें नंबर 1 अजम्पशन क्या कह रही है कि तो अगर आप इंक्रीज करते हो डेट को, हर थ्योरी जो है आपकी, चाहे नेट इनकम हो चाहे नेट ऑपरेटिंग इनकम हो, उसी अजम्पशन के हिसाब से चलेगी। तो इसमें बोल रहा है कि जो इंक्रीज इन डेट है विल नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स, कि अगर आप डेट को इंक्रीज करे ही करे जा रहे हो कि जहाँ पे इक्विटी भी स्टैंड नहीं कर रही है, तो वो कॉन्फिडेंस
डिक्रीज नहीं करेगी आपके इन्वेस्टर्स का कि आप इतना डेट क्यों ले रहे हो, राइट। देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। तो दूसरी कोई रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। कंपनी की यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी जो आप अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो, दैट इज 1। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी, कोई वैसी कॉस्ट नहीं होगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड। तो आपने एक, अगर आपने पढ़ा हो, बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने स्टडी किया था EBIT, जैसे हम सेल्स करते हैं, सेल्स में से हम माइनस क्या करते हैं, अपना वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका कंट्रीब्यूशन, राइट। फिर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका EBIT आता है, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है आपका कि जब आप EBIT लास्ट में जब आते हो तो आप उसमें से कॉर्पोरेट डिविडेंड माइनस करो, सॉरी टैक्स माइनस करते हो, तो उसमें वो टैक्स नहीं आएगा। ये बात क्या रखी है इसमें। कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट, इट मीन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंपनीज आर अवेलेबल, ठीक है ये भी। एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग, ये भी अजम्पशंस ले रखी है। और जो ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस है आर फॉर इन्फिनिटी, कोई रिडीमेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी लिया, जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो दो ही, इक्विटी एंड डेट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब रिडीमेबल है कि भाई अब रिडीम कर दिया तो अब दूसरा कुछ और इसकी जगह इश्यू कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा नहीं है उसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए रिलेटेड टू EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है आपका, सबसे किफायती आप जो है अपनी यूनिट्स जो बिजनेस में आपको लेके आनी है एक साल के अंदर एनुअली, ठीक है, तो वो आपका दे रखा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है। इट इज द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड योर होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट related to raw materials or merchandise inventories. In other words, it is the optimum inventory size that should be ordered with the supplier to minimize the total inventory, total annual inventory cost. देखो सिंपल सी बात है, आप अपने बिजनेस में कितनी बार अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, कितनी बार अपना सामान लेके आओगे, या तो आपको एक साल में सारा रख लेना चाहिए, या आप कुछ ऐसी टाइम ड्यूरेशन निकालो कि जब आपका सामान इतना रह जाए तो आप ऑर्डर करो, ठीक है। ये बात कही गई है कि इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2ST अपॉन में H, जहाँ पे S जो है दैट इज योर एनुअल, जो बोलते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, D जो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड H जो है आपका कैरिंग कॉस्ट। बेसिकली S जो है एनुअल ऑर्डर, कि आपने कितना आपका एनुअली आपने ऑर्डर किया। D जो है एनुअल क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, कई कई बुक्स में क्या है कि आपका 2AB अपॉन में C दे रखा है, तो मैं उसी हिसाब से जो है करती हूँ। जैसे ऐसे दे रखा है अंडर रूट, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2AB एंड देन डिवाइडेड बाय में C, जहाँ पे आपका A जो है एनुअल जो है क्वांटिटी डिमांडेड है, B जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एंड C जो है कैरिंग कॉस्ट है। तो आप कोई भी कुछ भी इसमें डिजिट लिखो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, आप निकाल के देखना, आपका आंसर सारा सही निकलेगा। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू में 90 आपकी 1000, इंटू में कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है 300, डिवाइडेड बाय में कैरिंग कॉस्ट किसका लोगे 20% ऑफ ₹3, तो आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 9487। आप निकाल के देख लेना एंड बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर निकला। नेक्स्ट है आपका कंपनी इश्यूज 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जहाँ पे फेस वैल्यू जो है 100 है लेकिन इश्यू प्राइस जो है 95 है। इररिडीमेबल का क्या मतलब है कि वो रिडीम नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आंसर है KP इज इक्वल टू DP बाय में P, जहाँ पे DP जो है वो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है कि आपको कितना डिविडेंड मिला, 10% किस पे, 100 पे, फेस वैल्यू पे तो निकालोगे ना। एंड P स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे 100 माइनस डिस्काउंट या माइनस कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, और या फिर आप कह सकते हो अगर प्रीमियम है तो सीधा प्रीमियम ऐड कर दो। तो यहाँ पे 10 आ गया, लेकिन इश्यू प्राइस इसमें 95 दे रखा, तो आप 95 लो, पार वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स विल बी 95, और आप करोगे तो आंसर इसका 10.5 दिया आ जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल।
नेक्स्ट है आपका मैच करना है इसमें नेट इनकम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड री ऑर्डर लेवल। ये तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। री ऑर्डर लेवल जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपको जो है कितने आपका रीऑर्डर लेवल रहेगा जब आप अपना जो है स्टॉक लेके आओगे अपने इसमें कंपनी। तो ये आपका बताता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। ए जो है नेट इनकम जो आपका अप्रोच है वो किस उसमें आती है, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में। तो देखो एक दो चीजें आप एक बार देख लो, गॉर्डन मॉडल डिविजन थियरी की बात कर रहे हैं तो ऐसे अगर आप एक दो भी देख लेते हो तो वो आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा उसका आई गेस नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज डिसीजंस कम्स इन द एम्बिट ऑफ, किसके उसमें आते हैं। सिंपल सा आंसर आपका फाइनेंशियल डिसीजन में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ। नेक्स्ट है आपका करंट मार्केट प्राइस दे रखा है 90, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है 4.5 और जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये आपका गॉर्डन मॉडल जो है जो अभी हमने मैच द फॉलोइंग में बात की, ये उसी की बात कर रहा है। एंड द शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इसमें, तो वो आपको पूछा हुआ है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0 इंटू में 100। D1 का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है 4.5 और P0 क्या है आपका, P0 है आपका करंट मार्केट प्राइस, तो वो आ जाएगा इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ रेट कितने परसेंट ग्रो कर रहा है 8। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 13% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लेवरेज, रिसीवेबल्स या कैश। तो इसका आंसर है आपका कैश। ओके, मिलर और मॉडल में क्या क्या गया है आपका जो कैश मैनेजमेंट मॉडल है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर देनी है कि अगर इतना कैश होता है आपका तो इस कैश लिमिट से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पैसे निकाल के अपने पास रखने की जरूरत है, अगर नीचे जाते हो तो पंप अप करने की जरूरत है। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि आपकी लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, रिटर्न पॉइंट होती है, लोअर लिमिट होती है। तो मान लीजिए 10,000 मेरा जो है लोअर लिमिट था, तो 10,000 से अब 8,000 पे आ गया है, तो मतलब मेरा कैश जो है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है, तो मुझे इन्फ्यूज करने की जरूरत है। तो फिर से मैं जो है इस लिमिट पे ले आऊंगी। इस लिमिट पे लाने के लिए मैं क्या करूंगी, अगर यहाँ पे 8,000 था तो मैं इस लिमिट पे लाने के लिए 2,000 रुपए पंप कर दूंगी ताकि ये 10,000 यहाँ पे आ जाए। रिटर्न पॉइंट का मतलब है कि कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, इतना पैसा है तो इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 11,000 है, 12,000 है, मान लीजिए अपर लिमिट आपने सेट कर दी है कि 30,000, तो अगर 30,000 से ऊपर जा रहा है पैसा तो इसका मतलब है आपको उतना निकाल के अपना बेसिकली निकाल के या दूसरे बैंक में जमा करा देना है या फिर अपने पास रख लेना है कैश एक्सपेंसेस या और जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो आपका सीधा सीधा आंसर है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो CAPM क्या कहता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक आपकी दूसरी जो मार्केट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आपको सिक्योर्ड 7% का इंटरेस्ट दे रही है कि आपको 7 तो परसेंट मिलना ही मिलना है चाहे मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट कर जाए, लेकिन अगर वहीं आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस ले लेते हैं, तो अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% मिलेगा, मतलब डबल से भी 1% ज्यादा। तो वो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पे आप कम से कम नहीं तो 10% का रिस्क उठा रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि 7% तो मिलना ही मिलना है आपको। तो इसीलिए इसमें आपको जब आप रिस्क उठा लेते हो तो उसको हम CAPM में पढ़ते हैं। जैसे आपका इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री रेट जो हमें मिलना ही मिलना है प्लस बीटा। बीटा का क्या मतलब, जो आपने परसेंटेज जो है कितना परसेंटेज है रिस्क इंक्रीज होने का इनटू में मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो आप इसको डालेंगे तो ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं सो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट एंड थैंक यू सो मच गाइज।